नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मैं प्रोफेसर अशोक त्रिपाठी। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का स्वरूप व राष्ट्रीय मुक्ति में उनकी भूमिका। मित्रों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो केवल नाम कथा, केवल कुछ मुट्ठी भर लोग जो थे उन्होंने बहादुरी दिखाई। वास्तव में ये मुट्ठी भर लोग जो है वो देश को आज़ादी नहीं दिला सकते थे। तो आइए इन सब बातों पे हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, 1907 ईस्वी में आप जानते हैं कि सूरत में फूट पड़ गई थी कांग्रेस में। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। एक जो नरमपंथी थे और एक गर्मपंथी थे, या चरमपंथी आप कह लीजिए। तो 1907 ईस्वी के बाद एक और नई विचारधारा, या आप कह सकते हैं कि एक और नई राजनीतिक धारणा सामने आई, और जो कि हमें बंगाल में दिखाई पड़ती है। बहुत सारे बंगाली युवकों ने व्यक्तिगत बहादुरी और क्रांतिकारी आतंकवाद का रास्ता अपनाया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देशभक्ति के विचारों को प्रसारित करने के अन्य साधन असफल हो रहे थे, और यह सब जो है वो नरमपंथ की जो राजनीति थी, यानी कि जो जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं भिक्षावृत्ति वाली राजनीति थी। और दूसरी बात यह है कि उग्रपंथी जो थे या चरमपंथी जो थे उनके भी कार्यक्रम कुछ बहुत स्पष्ट नहीं थे। तो इन सब का मिला जुला परिणाम था ये। तो जिसके कारण बहुत सारे युवक जो है वो बहुत क्षुब्ध हो रहे थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक देश का युवा वर्ग कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी दोनों ही प्रकार के नेताओं की नीतियों में अपना विश्वास खोता जा रहा था, और वे उनके क्रियाकलापों से निराश हो रहे थे। विदेशी शासकों के अत्याचारों का सामना करने के लिए वे सभी प्रकार के साधनों को अपनाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस समय के समाचार पत्र भी इसी प्रकार का विचार प्रकट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र आ गए थे जो कि भड़काऊ किस्म के, आप ये कह लीजिए, बल्कि ये कहा जाए कि लोगों में, युवाओं में जोश भरने के लिए ऐसे ऐसे लेख लिखते थे। 1906 का एक लेख है, प्रोफेसर विपिन चंद की किताब है स्वतंत्रता संग्राम, उसमें उद्धृत किया गया है कि उपाय तो स्वयं लोगों के पास ही है। उत्पीड़न के इस अभिशाप को रोकने के लिए भारत में रहने वाले 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ खड़े करने होंगे। बल को बल के द्वारा रोका जाना चाहिए। तो इस तरह के जो विचार समाचार पत्रों में आ रहे थे वो भी युवाओं को एक तरह से प्रेरित कर रहे थे, उनमें जोश भर रहे थे। परिणामतः कुछ क्रांतिकारी युवकों ने आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहिलिस्टों की नकल करते हुए बदनाम अफसरों की हत्या का विचार करने लगे, जिससे ब्रिटिश शासकों के हृदय में भय का संचार किया जा सके। उनको ये लगता था कि अगर हम हत्याएं करेंगे, इस तरह की राजनीतिक हत्याएं करेंगे, अफसरों की हत्याएं करेंगे, तो ब्रिटिश शासकों के मन में डर बैठेगा। तो यह कार्य इतना आसान नहीं था, और इसके लिए आत्म बलिदान के लिए तैयार दुस्साहसी युवकों तथा योजना को पूर्णाहुति तक पहुंचाने हेतु मजबूत क्रांतिकारी संगठनों की आवश्यकता थी। अर्थात एक तो ऐसे युवकों की आवश्यकता थी जो हमेशा सदैव जान देने के लिए तैयार हों। दूसरे ऐसे संगठन की आवश्यकता थी जो कार्यक्रम और रणनीतियां तैयार करें, फंडिंग वगैरह की व्यवस्था कर सके, हथियारों की व्यवस्था कर सके। तो इसके लिए संगठन बहुत आवश्यक था। तो हम ये देखते हैं कि प्रारंभ में चापेकर बंधु, वीर सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस आदि जो है इन्होंने कुछ क्रांतिकारी कारनामे किए, और हम ये कह सकते हैं कि अब एक क्रांतिकारी आतंकवाद के युग का प्रारंभ हो चुका था, जिसमें इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। देश भर में गुप्त क्रांतिकारी संगठनों की बाढ़ आ गई थी। ढेर सारे क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए और अनेक क्रांतिकारी देश के लिए बलिदान हो गए। बहुत सारे क्रांतिकारी विदेशों में भी सक्रिय थे। तो मित्रों, बहुत सारे संगठन, जैसे हमने आपको बताया कि बन रहे थे, और जो कि क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दे रहे थे। तो क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रारंभ 1897 में
काफी पहले से ही हम कह सकते हैं कि चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के द्वारा प्रारंभ हुआ। 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी एक संस्था की स्थापना की, जो कि एक गुप्त संस्था थी। इसी तरह से 1905 में कई समाचार पत्र भी क्रांतिकारी आतंकवाद को हवा दे रहे थे, जैसे बंगाल में संध्या, युगांतर, अभी हमने युगांतर का एक उदाहरण आपको दिया, काल, इसी तरह का एक अखबार था। 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का असफल प्रयास किया गया। इसी तरह से 1908 में प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने एक बग्घी पर बम फेंका, जिसमें मुजफ्फरनगर के बदनाम किंग्सफोर्ड के होने की उम्मीद थी। दुर्भाग्यवश उस बग्घी में 2 अंग्रेज औरतें थी, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को फांसी हुई, जो कि बहुत ही कम उम्र में फांसी पाने वाला युवा था। तो उनकी मृत्यु पर सहस्रों लोगों ने आंसू बहाया और वे विख्यात राष्ट्रवादियों के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हो गए। उनके किस्से कहे जाने लगे, उनके ऊपर लोकगीत इत्यादि भी रचे गए। जहां तक इस आंदोलन के स्वरूप का प्रश्न है, अनेक इतिहासकार इसे आंदोलन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार किसी भी समय क्रांतिकारी कुछ चंद लोगों को छोड़कर आम जनता को अपने साथ नहीं ले सके, और न ही आतंकवाद ने किसी भी समय अथवा अवस्था में आंदोलन का रूप ही लिया। तो इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सच तो यह है कि क्रांतिकारी अपने स्वरूप और प्रकृति दोनों के कारण खुले तौर पर काम नहीं कर सकते थे, मगर अपनी गतिविधियों और वीरता से उन्होंने जनता में जोश जगाया, देश प्रेम की ज्वाला जगाई, देश प्रेम की भावना जगाई। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता था। मित्रों, क्रांतिकारी आतंकवाद का युग प्रारंभ हो चुका था। पूरे देश में आतंकवादी युवकों की अनेक गुप्त संस्थाएं बनी। उनमें सबसे प्रसिद्ध थी अनुशीलन समिति एवं युगांतर, और उनका मुख्य कार्य दुष्ट अधिकारियों की हत्या एवं हथियार आदि की व्यवस्था के लिए डकैतियां डालना था। जल्दी ही आतंकवादी संस्थाएं देश के अन्य भागों में भी सक्रिय हो गई। दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंज पर बम फेंका गया, जिससे वह घायल हो गया। यह कार्य रासबिहारी बोस एवं सच्चिदानंद सान्याल के नेतृत्व में हुआ। 1908 से 1918 के बीच 186 आतंकवादी देश के ऊपर बलिदान हो गए। वो या तो मारे गए या उनको पकड़ करके फांसी दे दी गई। और यही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आतंकवादियों ने विदेशों में भी अपनी गतिविधियों का केंद्र स्थापित किया। प्रमुख केंद्र थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, एवं यूरोप में मादाम कामा एवं अजीत सिंह के नेतृत्व में। तो ये इस तरह से जो है क्रांतिकारियों ने एक नए तरह की विचारधारा को देश में प्रवाहित किया। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन की मूल धारा से कटा हुआ तत्व नहीं था, वरन यह एक निरंतर प्रवहमान प्रक्रिया थी। यह ऐसे अवसरों पर विशेष रूप से प्रकट होता रहा जब अन्य प्रमुख राजनीतिक संगठनों का जोश या तो ठंडा पड़ जाता था या फिर एक प्रकार से वे हतोत्साहित हो जाते थे। आज भारतवर्ष में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, दुर्गा भाभी इत्यादि के जो कारनामे थे, क्रांतिकारी कारनामे थे, उनको लोग बड़े चाव से इतिहास में पढ़ते हैं। उनके गुणगान किए जाते हैं, उनकी कस्में खाई जाती हैं। और आधुनिक राजनीति में भी कोई ना कोई अपने आप को कोई भगत सिंह का चेला बताता है, तो कोई चंद्रशेखर आजाद का चेला बताता है। तो ये सब बातें आज भी चलती रहती हैं। कुछ आंदोलन जैसे गदर आंदोलन, 1915 कीर्ति किसान आंदोलन, नौजवान सभा आदि क्रांतिकारी आतंकवाद की परिभाषा की कसौटी पर सही नहीं उतरते। इसलिए कुछ विचारकों के अनुसार इनको क्रांतिकारियों के साथ जोड़ना अन्याय होगा। इस आलोचना में कुछ तथ्य भी निहित हैं। इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1907 से 1917 तक और दूसरा चरण 1926 से 1934 तक। इन्हें क्रांतिकारी आतंकवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य साम्राज्यवाद का विरोध करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना था, जिसके लिए इन वीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक कि अपने प्राण भी गंवाए, फांसी चढ़े, गोलियां खाई, जेलों में बंद रहे। तो पहले चरण में
जो है वो 1906, इसको आप पढ़िए प्लीज, 1960 गलती से छप गया है। तो 1906 से 1917 में अपने भावी कार्यक्रम के बारे में क्रांतिकारी स्पष्ट नहीं थे। वे मात्र इतना ही जानते थे कि विदेशी राज्य को संवैधानिक आंदोलन के जरिए नहीं उखाड़ा जा सकता है। पुराने क्रांतिकारियों की तरह वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि एक जालिम व सरकारी अत्याचारी सरकार को हिंसा के जरिए ही हटाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा को महिमा मंडित किया और विद्यार्थियों तथा नौजवानों को बारूद आदि बनाने की शिक्षा देने के लिए संगठित करने का निर्णय किया। तो इस समय क्रांतिकारी नेता राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थे, मगर इस संघर्ष में जनता की भूमिका क्या हो, उसे साथ लिया जाए या नहीं, इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। साथियों, क्रांतिकारियों में इस समय दो विचारधाराएं व्याप्त थीं और उनके क्रियाकलापों के दो केंद्र थे। कुछ नेता अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन करने के लिए भारतीय सेना की ओर और संभव हो तो अंग्रेजों की विरोधी विदेशी शक्तियों से भी सहायता लेने में विश्वास रखते थे। परंतु दूसरी विचारधारा के नेता देश में हिंसात्मक कार्यक्रम जैसे कि ब्रिटिश अफसर, पुलिस और क्रांतिकारी नेताओं के विरुद्ध सूचना देने वालों की हत्या करने की नीति में विश्वास रखते थे। पहले दौर में पहली विचारधारा पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक प्रचलित थी। दूसरी विचारधारा को बंगाल और महाराष्ट्र में अधिक समर्थन मिला। दूसरे चरण 1926 से 1934 तक में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का स्वरूप कुछ भिन्न था। इसमें नौजवान सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका भी गांधीवादी विचारधारा में विश्वास नहीं था। पहली बार इन क्रांतिकारियों ने कांग्रेस का विकल्प ढूंढने के उद्देश्य से आजादी के बाद एक नए समाज के रचना का कार्यक्रम दिया, जो कि समाजवाद पर आधारित था। हम क्रांतिकारी आंदोलन का अगर मूल्यांकन करें तो हम ये देखते हैं कि बदला लेने की भावना या फिर रोटी पाने के लालसा के कारण तो प्राचीन समय से ही आतंकवादी तरीके अपनाए गए हैं। परंतु जहां तक क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रश्न है, इसके पीछे मुख्यतः राज्य की हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया और सरकार से बदला लेने की भावना देखने में आती है। प्रतिक्रियावादी प्रेस और सरकार ने भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को षड्यंत्र और कत्ल के नाम पर बदनाम किया, मगर क्रोपाटकिन और बाकुनिन के अनुसार यह गतिविधियां बुर्जुआ समाज को उलटने के लिए न्यायोचित हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य निस्वार्थ और उदात्त होता है। मेजनी, जो कि इटली का एक दार्शनिक था, जो इटली के एकीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के क्रियाकलापों का मूल्यांकन उसके चरित्र अथवा उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए। भारत का क्रांतिकारी आंदोलन भी राष्ट्र की आजादी के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया था। आमतौर पर सोचा जाता है कि आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारी आंदोलन की भूमिका नगण्य है, क्योंकि इन्हें कभी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्रांतिकारी आतंकवाद, हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्षीण होता गया। एक राजनीतिक हथियार के रूप में आतंकवाद का विफल होना लाजमी था। वो अंग्रेजों को बाहर करने का अपना घोषित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु यदि यह समझा जाए कि आंदोलन के बाद किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई, तो हमें खेद के साथ कहना पड़ेगा कि 1920 से 1923, 1930 से 34 और 1942 के आंदोलन में भी इसकी प्राप्ति नहीं हुई। जो मांगे गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ करते समय रखी थी, अर्थात 1 वर्ष के अंदर पूर्ण स्वराज, भारत छोड़ो इत्यादि मांगे भी नहीं पूरी हुई। किंतु भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्रांतिकारियों ने बहुमूल्य योगदान दिया। एक इतिहासकार ने लिखा है कि उन्होंने हमें पुरुषत्व का अभिमान वापस दे दिया। मित्रों, क्रांतिकारी आंदोलन का आशय त्वरित उद्देश्य पूर्ति न होकर जनता में जागृति उत्पन्न करना, स्वतंत्रता के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कराना, साम्राज्यवाद पर दबाव डालना या उलटने और इसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना भरना लोगों में तथा आत्मत्याग करना जो है, ये इसका उद्देश्य था। अगर हम यह परिभाषा स्वीकार करते हैं और कांग्रेस की भूमिका इस पहलू के आधार पर देखते हैं, तो इस संस्था और गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता।
यदि इन्हीं पहलुओं को सामने रखकर हम क्रांतिकारियों की भूमिका के बारे में विचार करें तो यह मानना पड़ेगा कि देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने वाले, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले तथा जेल में बर्बरतापूर्ण व्यवहार और यातनाएं सहने वाले क्रांतिकारियों ने भारत के युवकों में जागृति फैलाने और साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में जुट जाने के लिए उन्हें तैयार करने में जो भूमिका निभाई वह किसी से कम नहीं है। और अगर यह कहा जाए कि उन्होंने अपने बलिदान से नौजवानों को स्वतंत्रता संघर्ष में भागीदार बनने के लिए उत्साहित किया तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रोफेसर एम एन दास के अनुसार कांग्रेस ने सरकार को चिंतातुर बना दिया, पर असली समस्या अराजकतावादियों ने ही खड़ी की। यदि उनकी एक के बाद एक लहर आती ही चली जाती तो इस उपमहाद्वीप पर बिखरे हुए मुट्ठी भर अंग्रेज इन अराजकतावादियों के हमले को अधिक समय तक नहीं रोक पाते और आज़ादी वास्तव में जिस समय मिल सकी उससे बहुत पहले मिल गई होती। किंतु सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण यह संभव नहीं हो सका। परंतु इससे यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि क्रांतिकारी आतंकवाद स्वतंत्रता प्राप्त करने या नए समाज की रचना के लिए संघर्ष का एक सफल तरीका है। आतंकवादी क्रांतिकारी नेता स्वयं अपनी सीमाओं से अवगत थे। वारिंद्र घोष ने कहा था कि इन तरीकों को यानी अंग्रेजों को मारने से हम देश को आज़ाद करवाने की आशा नहीं रखते थे, मगर हम लोगों को दिखाना चाहते थे कि देश के लिए किस साहस के साथ मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रांतिकारी आतंकवाद का कई बार उल्टा असर भी होता है। क्रांतिकारियों में कई कमजोरियां थी, जैसे व्यक्तिवाद, ईर्ष्या, दंभ, अक्खड़पन इत्यादि, जो अपने साथ वामपंथी और दूसरी पार्टियों में ले आए। आजकल आप वामपंथी पार्टियों में देख सकते हैं। मगर इन क्रांतिकारी आतंकवादियों की देशभक्ति और बलिदान के बारे में दो राय नहीं हो सकती। देश के कुछ नेताओं ने इन वीरों के कार्यों की घोर निंदा की है और उन्हें कातिल तथा हत्यारा कहा, परंतु आज उसी विचारधारा के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी समाधि पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, क्योंकि वह इन क्रांतिकारियों के बलिदान का श्रेय स्वयं और अपनी पार्टी को देना चाहते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और क्रांतिकारी आंदोलन में इन वीरों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। इस दिशा में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने काफी कार्य किया है और कार्य करके उनके महत्व का प्रतिपादन किया है। प्रोफेसर विपिन चंद्र के अनुसार राष्ट्रवाद के उद्देश्य की वजह से ही क्रांतिकारियों को अपने देश में चेतना जागृत करने, अपने देशवासियों का प्यार व आदर प्राप्त करने में सफलता मिली। यह कोई मामूली सफलता नहीं थी, पर इस सफलता का लाभ परंपरागत कांग्रेसी नेताओं ने बटोर लिया, जबकि क्रांतिकारियों ने उन्हें बुर्जुआ कहकर उनकी निंदा की थी। तो यह आशा की थी उन्होंने कि कोई नई क्रांतिकारी शक्ति उनका स्थान ले लेगी। क्रांतिकारियों ने भारत में एक नई चेतना जागृत की, पर वे नए समाज और समाजवाद की रचना के उद्देश्य की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि स्वराज उनका पहला ध्येय था। इसी कारण आज वे राष्ट्रवादियों के साथ बहुत ही सम्मान और आदर के साथ याद किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। आप वीडियो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा सा एक सब्सक्रिप्शन के लिए एक उंगली ही तो रखनी है आपको, तो थोड़ा सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी किया करें, अच्छा लगे खराब लगे जो भी। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।